हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सीरीज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस की कि अ, क्या ऐसे फंडामेंटल्स है जिन्हें हमें सोचना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट आवर इन्वेस्टिंग जर्नी। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाई टू इन्वेस्ट। तो हम लोग इसे बहुत ही टेक्निकल तरीके से आगे लेके जाएंगे, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक्स रहेंगे। तो हम लोग अभी फर्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में, बात करेंगे इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में, और उसमें हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है व्हाई टू इन्वेस्ट और फाइनेंशियल गोल्स। तो शुरू करते हैं अपना आज का फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस का फर्स्ट वीडियो। सो काफ़ी बार जब भी नए कोई लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट का अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी उनके बहुत से लाइक काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट करो, हमें कोई अच्छे म्यूचुअल फंड का स्कीम सजेस्ट करो, हमें कोई स्टॉक सजेस्ट करो, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही ऐसे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। बट अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हो और आप आपका इन्वेस्टिंग जर्नी फॉर फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, समझ लीजिए आपका एज है इन द रेंज ऑफ से 25 टू 30 और 23 टू 30 और इवन 35 फॉर दैट मैटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आपके अपने आप को पूछना चाहिए कि हमें ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। सो व्हाई इज वन इन्वेस्टिंग, व्हाई टू इन्वेस्ट। सो जब भी हम लोग ये वाई जब डिफाइन कर लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे क्या गोल्स है, और तभी जाके हम अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट, इट इज अबाउट द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की नीड्स क्या है वो हमें समझनी है, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या चाहिए वो हमें समझना है। सो एज अ कॉमन मैन हमारे काफ़ी सारे जेन्युइन गोल्स होते हैं। तो अ, हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कुछ 3 पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी 2 ही रखे हैं। सो टू लाइक कीप इट सिंपल। सो पहला है हमारी नीड्स, लाइक व्हाट आर द कॉमन फाइनेंशियल गुड्स। सो नीड्स में आता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए प्लान करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ हमें सेविंग्स करनी है, हमें घर खरीदना है, हमारे बच्चों की शादी के लिए या उनके करियर के लिए कुछ पैसा जमा करके रखना है, और एट आफ्टर रिटायरमेंट हमें समझ लीजिए कुछ पेंशन इनकम होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी हमें कुछ पैसा अपने लिए रखना है। तो ये बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल गोल्स हो गए, और ये नीड्स है। नीड्स बोले तो हमें ये मतलब चाहिए, इसका प्लानिंग होना ही चाहिए। ये कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये हर एक के लाइफ में आने ही वाली है कभी ना कभी। तो ये हो गया एक पार्ट जो है नीड्स। और फिर दूसरे जो मैंने 2 क्लब किए हैं वो है वांट्स और ड्रीम्स। से लॉन्ग वैकेशन, बाइंग अ कार। तो लाइक दीज कुड बी से वांट्स और ड्रीम्स। लाइक हमें कोई एक वैकेशन पे अगर जाना है, देन दैट कुड बी अ वांट। बट हमें कोई लॉन्ग वैकेशन पे जाना है, कोई इंटरनेशनल लाइक वर्ल्ड टूर वगैरह करना है, तो दैट बिकम्स अ ड्रीम। कार इज ऑल्सो अ वांट बिकॉज आज के ज़माने में वो एक नेसेसिटी भी है। बट अगर आप कोई लग्जरी कार अगर खरीदना चाहते हो, तो देन दैट बिकम्स अ ड्रीम। बट ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है पैसा, मनी। सो पैसा ये सब कुछ हमें अपने गोल्स तक पहुंचा सकता है। सो लाइक मनी इज़ द मोड बेसिकली, जो हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए ज़रूरी है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर इन्वेस्टिंग जर्नी, हमें पहले समझना है कि हमें अपना फाइनेंशियल गोल सेटिंग कैसे करना है। तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बना के रखे हैं, और हर कोई आदमी अगर ये स्टेप्स फॉलो करके अपना खुद का एक फाइनेंशियल प्लान बना सकता है। सो इसमें हमारा सबसे पहला जो है स्टेप वो है आइडेंटिफाइंग द लाइफ इवेंट, कि हमें आपको अपने खुद के कुछ लाइफ इवेंट्स जो है वो आपको एक नोट डाउन कर लेना है कि आपको कब घर खरीदना है, आपको कब गाड़ी खरीदनी है, कब आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करना शुरू करना है, कब आपको आपका रिटायरमेंट कब होगा, उसका
आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा वगैरह वगैरह। तो आप ऐसे करके आपके सारे लाइफ इवेंट्स का एक लिस्ट बना सकते हो कि 2000 से 25 में ये करना है, 2030 में ये होना चाहिए, 2035 में ये लगेगा, 2040 में हम लोग रिटायर होंगे। लाइक दैट इज अ काइंड ऑफ chain that you have to create, which we call it as identifying the life event. Assess income. So आपका इनकम या तो सैलरी से हो सकता है या तो बिजनेस से हो सकता है। तो आप आपका पर्सनल जो इनकम है वो एक बार एसेस कर ले कि आप आपका सैलरी कितना है, कितना ग्रो हो सकता है, या आपका बिजनेस कितना है, कितना ग्रो हो सकता है, ताकि आपको एक टेंटेटिव आइडिया आ जाए कि आपके पास कितना इनफ्लो आने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ-साथ आपको कुछ इमरजेंसी फंड भी बना के रखना पड़ेगा। सो इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो इमरजेंसी फंड बोले तो ऐसा कोई हमारा फाइनेंशियल नीड, जैसे कि अगर कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, या अगर हमारे किसी रिलेटिव को कोई हमें मदद करनी है और उस टाइम पे अगर उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है और हम लोग वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग होना चाहिए। या फिर खुदा ना ख़ास्ता अगर कभी हमारा समझो जॉब चला जाए, या हमारा जो इनकम सोर्स है वो बंद हो जाए फॉर एनी रीज़न, मे बी ऑफ हेल्थ और एनी अदर रीज़न, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए हमारे जो नीड्स है, से करंट एक्सपेंसेस, होम हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस, एजुकेशन, ईएमआई, वो हम फुलफ़िल कर कर पाएँ। तो आइडियली कहा जाता है कि आपके पास आपका 6 महीने का जो आपका नीड्स है, उतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इंश्योरेंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अगर आपके पास अच्छा खासा मेडिकल इंश्योरेंस अगर है, तो आप काफ़ी बार अपना जो अ, इन्वेस्टमेंट्स है वो बचा सकते हो अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम में फँस जाते हो तो। तो मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंसेस का होना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक अपना मेडिकल इंश्योरेंस और एक अपना टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। एसेस टाइमिंग ऑफ द लाइफ इवेंट्स। तो ये सारे इवेंट्स कब होने वाले हैं, कि कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जैसे कि बच्चों का पढ़ाई मे बी ड्यू इन 5 इयर्स, चिल्ड्रंस करियर में बी ड्यू इन 10 इयर्स, रिटायरमेंट में भी ड्यू इन 20 इयर्स। तो 20 साल में, 15 साल में, 5 साल में कब-कब, क्या-क्या होने वाला है, वो आपको ये सारे जो टाइमलाइन्स है वो डिफाइन करके रखनी है, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है असेसिंग प्रायोरिटीज़। तो इसमें आपको आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है। हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, बट सब कुछ हमें मिल नहीं सकता। तो एटलीस्ट हम अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लें कि ओके, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना हम लोग अ, मैनेज कर लेंगे, और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। सो आप आपकी प्रायोरिटीज़ कैसे डिफाइन करते हो, वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब भी आप आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम करते हो। सो इस तरीके से आप आपके जो गोल्स है वो डिज़ाइन कर सकते हो। और पहले स्लाइड में हमने देखा है कि आप आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे चॉक आउट कर सकते हो। तो दैट वाज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ बेसिक थीम, और वो चेंज हो सकता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू रिक्वायरमेंट्स। तो आप आपके लिए वो प्लान और वो मेथोडोलॉजी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। मैंने जो आपको बताया वो काफ़ी फंडामेंटल चीज़ था। सो अभी इसमें और आगे जाके आप क्या कर सकते हो, तो आपको एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन कर लेने हैं। आपको आपके नीड्स, ड्रीम्स, वांट्स, गुड टू हैव, जो प्रायोरिटीज़ है वो डिसाइड कर लेनी है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि जैसे कि बाइंग अ हाउस, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब हमारे बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स है जिनके लिए हमें सेव करके रखना है। और जनरली अगर कोई है जिसका एज है लाइक से 20 टू 23 इयर्स, तो उस व्यक्ति के लिए मैरिज वुड बी एन इमीडिएट term, or maybe a near term. Buying house may be immediate or near term. मीडियम टर्म में होगा से चिल्ड्रंस एजुकेशन, एंड लॉन्ग टर्म में होगा से रिटायरमेंट प्लानिंग। सो यहाँ तक तो सब कुछ लाइक इजी और सिंपल था, और ये फंडामेंटल्स चीज़ें काफ़ी लोगों को वैसे भी पता होती है, बट आगे मैं कुछ बताने वाला हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे लोग गलतियाँ करते हैं, तो आप आगे का जो एक पार्ट है वो बहुत ध्यान से सुनना।
सो बहुत बार होता है कि हमें ये सारी चीज़ें पता होती है कि हमारे लाइफ इवेंट्स क्या है, कब हमें कितना पैसा लगने वाला है, एंड ऑल दोज़ बेसिक थिंग्स। बट बहुत सारे लोग गलती कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग ये एक बुक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, जिसके जो ऑथर है स्टीफन कोवे। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक मैट्रिक्स दिया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम अपने जो टास्क है उसको अगर एक 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दें कि व्हाट इज़ अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट अर्जेंट स्टिल इम्पोर्टेंट, what is urgent but not important, and what is say not urgent and not important. So बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ क्वाड्रेंट वन के ऊपर जो अर्जेंट है और वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी ऐसे ही होता है। अब बहुत सारे लोग फोकस करते रहते हैं क्वाड्रेंट वन के ऊपर जो कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, और वो प्लान करना भूल जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है, जो कि क्वाड्रेंट टू है। और काफ़ी सारे लोग अपना पैसा खर्च कर देते हैं क्वाड्रेंट थ्री में, जो कि नॉट इम्पोर्टेंट होता है लेकिन उन्हें अर्जेंट लगता है, तो वो खर्च अपना मतलब काफ़ी सारा पैसा उसमें भी अ, खर्च करते हैं। तो इन्हीं सब हैबिट्स की वजह से लोग सेविंग नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप पहले कुछ सेव करें, और आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें जो फ्यूचर इवेंट्स है जो कि आज की डेट में अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप प्लान करना शुरू करें, क्योंकि एक दिन ऐसे आएगा जब भी जो नॉट अर्जेंट है वो अर्जेंट के क्वाड्रेंट में आ जाएगा और हमारे पास उतना टाइम या उतना इनकम नहीं रहेगा। सो इसका अगर आप हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो वो हो सकता है मे बी चिल्ड्रंस एजुकेशन और चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, और या तो अपना से रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें रिटायरमेंट के लिए काफ़ी बार मतलब हमारे पास जिनका अभी एज ग्रुप है समझो 30, तो उनके पास 30 साल होते हैं। तो काफ़ी लोग सोचते हैं 30 साल है रिटायरमेंट के लिए तो अभी क्यों सेविंग करें। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नॉट अर्जेंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका एज हो जाएगा 40 प्लस 45 प्लस तभी आप सोचने लगोगे कि मेरा रिटायरमेंट पास आ रहा है और मैंने अभी तक तो कुछ सेव ही नहीं किया। सो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो ये गलती है जो काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो इसीलिए आपको आपका फाइनेंशियल प्लान, आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स पेपर पे लिखने हैं, उन्हें इस मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आपने पहला स्लाइड देखा, आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करके जब तक आप ये सारी चीज़ें पेपर पे या किसी एक्सेल शीट में डॉक्यूमेंट नहीं करते तब तक आपको उसका ग्रेविटी समझ में नहीं आ पाएगा। सो एक बार आपने आपका फाइनेंशियल प्लान कर लिया, आप आपने आपके गोल्स डिफाइन कर लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आता है, आपको आपका इनकम और एक्सपेंसेस मैच करने हैं। आपको ये अपने सारे गोल्स का जो टाइमिंग है वो मैच करना है। तो काफ़ी अगर आप जितना जल्दी आपके गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स का प्लानिंग कर लेते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। सो सबसे पहला फैक्टर है टाइमिंग, कि आपको किस चीज़ के ऊपर कब खर्चा लगने वाला है और उसके लिए कितने साल या कितने महीने आपके पास बचे हैं, उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा। तो जब भी आप अमाउंट के बारे में सोचते हो तो उसमें हमें और एक फैक्टर जो लेना है, उसमें हमें लेना है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसे का वैल्यू सेम होता नहीं है। तो जैसे-जैसे अ, हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, तो हमारा आज का एस्टीमेट शायद उस टाइम पे करेक्ट होगा ही, ये कुछ कन्फर्म कर नहीं सकते। बट फिर भी उसके लिए कुछ मेथोडोलॉजीज़ है। जैसे कि समझ लीजिए चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो आज की डेट में आपको आपके बेटे को या बेटी को अगर से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है, तो आज के डेट में उसका एक्सपेंस हो में भी हो सकता है ऐसे 10 और 20 लाख रुपीज़। और आपके केस में वो एक्सपेंस आप एस्टिमेट कर रहे हो कि 5 साल के बाद आएगा, तो आपको 5 साल का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उसके ऊपर लगा के एस्टिमेट करना है कि 20 नहीं, मुझे 40 लाख रुपीज़ सेव करने पड़े, 40 लैक्स का टारगेट रखना पड़ेगा फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन। तब जाके आप आपके फाइनेंशियल गोल्स में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी फैक्टर कर सकते हो। और उस हिसाब से फिर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको किस गोल के लिए कितना सेव करना पड़ेगा,
और उस हिसाब से आपका टोटल इनकम और एक्सपेंस आज का क्या है और कितना पैसा आपके पास बचता है सेविंग्स के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? एसेट एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन या डाइवर्सिफिकेशन? सो यहाँ पे हम बात हो रही है परचेसिंग परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी की। सो इसका आंसर होगा इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है? सो इन्फ्लेशन इज, in economics, inflation is an increase in general price level of goods and services in an economy. When the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services. Consequently, inflation corresponds to a reduction in purchasing power of money. तो चलिए देखते हैं इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है इन इकोनॉमिक्स। ये देखते हैं इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है इन इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। When general price level rises, each unit of currency buyers buys fewer goods and services. Consequently, inflation corresponds to a reduction in purchasing power of money. So, जो कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अभी 2 मिनट पहले, दैट वाज अबाउट चिल्ड्रंस एजुकेशन। सो जिस एजुकेशन के लिए आज 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है या 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसी एजुकेशन के लिए भी 5 साल के बाद हम आपको 40 लाख रुपए लग सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू फैक्टर इन्फ्लेशन। सो आपको अगर ये सारे सो दैट इज हाउ यू फैक्टर इन्फ्लेशन। अगर आपको सारे इन कैलकुलेशंस करने हैं तो आप हमारा वेबसाइट है trajector.com, उसके ऊपर विजिट कर सकते हो। और उसके ऊपर हमने कुछ कैलकुलेटर्स रखे हैं जिसके ऊपर आप अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग के लिए वो कैलकुलेटर यूज़ करके कुछ एस्टिमेट्स इजीली बना सकते हो अपने आप के लिए। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट वीडियो ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, जिसमें हमने वाई टू इन्वेस्ट और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात की है। तो कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी टॉपिक के ऊपर। ये सीरीज कुछ दिन के लिए चलेगा और हम पर्सनल फाइनेंस के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके आपके कोई सवाल है और आप वो पर्सनल फाइनेंस के इस सीरीज में कवर करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आपके सवाल पोस्ट कीजिए और हम रिलेवेंट टाइम पे उस उन सवाल के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। सो दैट इज माय टाइम। दिस इज अमित चौहान साइनिंग ऑफ।